हाल में गृह मंत्री अमित शाह बोले, नंदीग्राम में चुनाव हार रही है दीदी। कोविड-19 के कहर से देश परेशान, सचिन तेंदुलकर भी हुए कोरोना के शिकार, अस्पताल में हुए भर्ती। महाराष्ट्र में हालात बद से बदतर, आज से प्रदेश में लागू हो सकता है लॉकडाउन, पुणे शहर बना कोरोना का केंद्र। और कोविड-19 का खौफ लगातार जारी, यूपी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, क्लास 8 तक के स्कूल 11 अप्रैल तक रहेंगे बंद। नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमिलनाडु और केरल के चुनावी दौरे पर हैं। तमिलनाडु के मदुरै में पहुंचने पर तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके साथ प्रधानमंत्री ने यहां जनसभा को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि 1980 के दशक में कांग्रेस ने एमजीआर की लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को खारिज कर दिया था। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और डीएमके के पास बात करने के लिए कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन उन्हें अपने झूठ बोलने पर काबू करना चाहिए, क्योंकि लोग बेवकूफ नहीं हैं। कांग्रेस डीएमके खुद को तमिल संस्कृति के इकलौते संरक्षक के रूप में दिखाते रहते हैं, लेकिन तथ्य कुछ और ही कहते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में सेना और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ की शुरुआत शुक्रवार की सुबह हुई। इस बाबत कश्मीर जोन के पुलिस ने बताया कि पुलवामा के काकापोरा इलाके में संयुक्त ऑपरेशन के तहत आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। सुरक्षा बलों के आतंकियों की मौजूदगी की खबर मिली थी, जिसके बाद संयुक्त ऑपरेशन के तहत सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान तीनों आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा और मुठभेड़ में मार गिराया। वहीं इस बाबत कश्मीर रेंज के आईजीपी विजय कुमार ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी नेता की हत्या में मारे गए तीनों आतंकी शामिल थे और उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनाते हैं आपको। इसमें 3 टेररिस्ट मारे गए। एक सुहेल निसार लोन है खिरू का, दूसरा यासिर वानी है खिरू का, तीसरा जुनेद है पिरचू पुलवा का। ये तीनों टेररिस्ट इसी साल ज्वाइन किया है, 2 फरवरी में और 1 मार्च में। जैसा कि हम कल आप लोग से शेयर किए थे कि 4 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उसमें, और उसमें से एक बुर्का पहने हुआ था। 2 का सीसीटीवी फुटेज से हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए थे, 2 उबैद और जो शाहिद थे, और 2 बाकी था। उसमें से 2 ये है सुहेल निसार लोन और जुनेद है पुलवा का। ये दोनों टोटल 4 थे, और सुहेल लोन बुर्का पहन गया था खिरू वाला, और इनकाउंटर साइड के बाहर बुर्का ही फेंकते हुए लोग देखा उसको। फिर उसके बाद इनकाउंटर में जो एक एके मिला है, एक पिस्टल, और हम लोग का जो एसएलआर स्नेच हुआ था नौगांव से, जिसका नंबर है 51392/1108 DPS। ये हमारा एसएलआर भी रिकवर हो गया वहाँ से। कि मेरा मानना है कि ये थ्रेट हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए है, और लेकिन उसमें भी कुछ लोग को ज़्यादा होता है। जब थ्रेट का कंसेप्ट क्या होता है, थ्रेट का जो पैरामीटर होता है कि हम लोग कैटेगराइजेशन क्यों करते हैं, किसी को एक्स करते हैं, किसी X2 करते हैं, वाई करते हैं, Z+, इसलिए करते हैं। हर एक आदमी का, हर एक पर्सन का, हर एक पार्टी का अलग अलग थ्रेट होता है। मैं मानता हूँ कि बीजेपी के जो एक्टिविस्ट हैं, लीडर हैं, उनको ज़्यादा थ्रेट है। इसलिए कल DIG साहब, मैं SSP साहब, तीनों जाके बीजेपी अपनी पार्टी के जितने भी STT गार्ड हैं पूरी सिटी में पर्सनली जाके देखे। उसमें उधर का TA का जवान की बात है। इनिशियली टेररिस्ट ने क्लेम किया था कि इसको मार के हम लोग कहीं दफना दिए। जो टेररिस्ट क्लेम किया था वो इनकाउंटर मारा गया, और उसके कुछ औजलू से हम लोग बात किए, इंट्रोगेट किए थे। तो अभी तक ऐसा कुछ हम लोग को नहीं मिल पा रहा है कि कहाँ पर दफनाया है। फिर भी हम लोग अपने जो फील्ड में सोर्स है उससे बात कर रहे हैं। अगर उस तंजीम से आउटफिट से रिलेटेड कोई टेररिस्ट जिंदा मिल जाएगा तो उसको फर्दर इंट्रोगेट करेंगे। उसमें हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं।
वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने कोरोना महामारी को लेकर कहा कि केंद्र सरकार को यह नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र के नागरिक भी देश की प्रजा हैं, इसीलिए उन्हें भी कोरोना वैक्सीन मिलनी चाहिए। आपको बता दें, महाराष्ट्र में कोरोना को लेकर लॉकडाउन की स्थिति बन रही है। राज्य में लगातार कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा कोरोना केस महाराष्ट्र से सामने आ रहे हैं। सरकार ने ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जरूर महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन यहाँ की प्रजा इस देश की नागरिक है। वहीं केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बंगाल चुनाव को लेकर कहा कि जनता ने अपना मन बना लिया है, जनता पीछे हटने वाली नहीं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। चुनाव के रिजल्ट आ रहे हैं और सवालों के सियासी सूरमाओं के सूपड़े सूझ रहे हैं। उनको इस बात का अच्छी तरह एहसास है कि जनता क्या जनादेश देने वाली है, एक चीज़। दूसरी चीज़, वो लोग जो लोग की कम्युनल बैग पर सेकुलर टैग लगा करके घूमते थे, वो जनता की फिक्सिंग में पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। और जनता जो है वो जब जांच करती है तो उसका जो है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पांडिचेरी में, तमिलनाडु में और बंगाल में वापस आ रही है। जिस तरह वहाँ के लोग भारतीय जनता पार्टी से पूरी तरह त्रस्त हैं, सरकार की गलत नीतियों का खामियाजा भुगत रहे हैं, किसान, नौजवान, आम आदमी परेशान है, निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ वापसी करेगी और देश में पुनः कांग्रेस का झंडा बुलंद होगा। कहीं जो चुनाव आयोग की स्थिति है, संवैधानिक संस्थान है, भारत की आत्मा बसती है, और जिस तरह के हालात चुनाव आयोग और चुनाव आयोग के अधिकारियों की है, जहां उन्हें बहुत स्पष्टता दिखाई देनी चाहिए थी, उन्हें किसी पार्टी के हित में नहीं, देश और प्रदेश के हित में सोचना चाहिए था। ये तय है कि चुनाव आयोग सरकारी पक्ष बनकर काम कर रहा है, ये भी एक गंभीर सवाल। वहीं सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कई मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। इस उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है? पति के सामने महिला का अपमान हो रहा है, बच्चियों के साथ अन्याय हो रहा है, महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 होता चला जा रहा है, और उधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार झूठे गाल बजा रही है कि हमने उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म कर दिया। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ता ही चला जा रहा है, चाहे आगरा की घटना हो, चाहे हाथरस का पार्ट 2 हो, पार्ट 1 हो, चाहे उन्नाव का पार्ट 1 पार्ट 2 हो, चाहे लखनऊ घटना हो, चाहे बाराबंकी की हो, चाहे वो उन्नाव की हो या बाराबंकी या अयोध्या की हो। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता ही चला जा रहा है, रुकने का नाम ही नहीं। प्रधानमंत्री जी को हिंदुस्तान की जनता की चिंता करना चाहिए। जितना चिंता वो दीदी की करते हैं, उतना चिंता अगर समाज की महिलाओं की और समाज के युवाओं की कर लेते तो शायद युवाओं को रोजगार मिल गया होता और महंगाई कम होती और सम्मान पूर्वक वो अपने घर में जी रहे होते। सही बात है, पूरा देश लोकतंत्र बचाने में लगा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर में लोकतंत्र खत्म करने में लगी है। सोचिए आप, समाज के मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाह रही। किस बात पे वेस्ट बंगाल पे इलेक्शन लड़ रही है, किस बात पे असम में इलेक्शन लड़ रही है, जहां पे देश के अंदर बेरोजगारी का इंतहा हो, जहां किसान धरने पे बैठे मौतें हो रही हो, जहां महंगाई चरम सीमा पे हो, कमर तोड़ हो, जहां महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गया हो। ये हमारी मूल समस्या, पूरे देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई हो, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। बताइए भला, और आप बात किस पे कर रहे हो? जाति धर्म की राजनीति कर रहे हो। इसके मतलब देश खतरे में है, राष्ट्र को बचाने की जरूरत है। राष्ट्र को बचाने के लिए सबको एक होना पड़ेगा, तभी जाके राष्ट्र बचेगा। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी नफरत की राजनीति कर रही है, डिवाइड एंड रूल करना चाहती है हिंदुस्तान के अंदर में। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर में जाति धर्म की राजनीति का ठेका ले रखा है कुछ नेताओं ने। उन नेताओं में से एक वो भी हैं, विकास की राजनीति वो भी नहीं कर सकते, उनको विकास का मतलब ही नहीं पता है, उनको सिर्फ नफरत की बात करनी है तो कुछ भी बोलते रहिए। कोरोना वायरस से संक्रमित महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट करते हुए दी। आपको बता दें, डॉक्टरों की सलाह पर उन्होंने कहा कि मैं अस्पताल में भर्ती हो गया हूं, मैं जल्दी अस्पताल से ठीक होकर लौट आऊंगा।
आपको बता दें, सचिन कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं। 27 मार्च को वे कोरोना संक्रमित हुए थे। सचिन के परिवार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि वे 2 दिन में अस्पताल से घर आ जाएंगे। उन्हें डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। आपको बता दें, सचिन तेंदुलकर 27 मार्च को कोरोना वायरस से संक्रमित हुए। उन्होंने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। 16 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੁਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ। 58000 ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबरों की ओर रुख करते हैं। एक बार फिर लखनऊ को 2 नए फ्लाईओवर की सौगात दी गई है। 280 करोड़ की लागत से बने 2 फ्लाईओवर का लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। आपको बता दें, कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, दिनेश शर्मा के साथ मंत्री वीके सिंह, महेंद्र सिंह और आशुतोष टंडन मौजूद रहे। मुंबई में कोरोना के नए मामलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यहां कल यानी कि 1 अप्रैल को 8,646 नए मामले दर्ज किए गए। मुंबई में बढ़ते केस को देखते हुए आज नई पाबंदियों का ऐलान किया जा सकता है। बीएमसी मेयर किशोरी पेडनेकर ने गुरुवार को संकेत दिया कि 2 अप्रैल से शहर में कुछ और प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। मेयर किशोरी पेडनेकर ने कहा कि होटलों में बैठने की क्षमता को 50% तक कम करने के लिए कहा जा सकता है और धार्मिक स्थान पूरी तरह से बंद हो सकते हैं क्योंकि लोग नियमों का पालन नहीं करते। इसके अलावा ट्रेन यात्रा पर भी सख्ती बरती जा सकती है। पहले की तरह केवल आवश्यक सेवा कर्मचारियों तक सीमित रह सकती है। निजी कार्यालयों को 2 शिफ्ट में काम करने को कहा जा सकता है। मुंबई में बेड की संख्या 16,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी गई है। गौरतलब है कि मुंबई में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को 8,646 नए केस दर्ज किए गए, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। 18 लोगों की मौत हुई है। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आए दिन कोरोना के मामले में बढ़ोतरी होना बेहद ही चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कुल 2,600 नए मामले सामने आए। वहीं दूसरी ओर लखनऊ में एक दिन में 935 लोग कोरोना से संक्रमित हुए और फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 3,912 पर पहुंच गई है। भारत में कोरोना वायरस के मामलों में बड़ा उछाल दर्ज किया गया। शुक्रवार को देश में कोरोना के 81,000 से ज्यादा नए केस दर्ज किए गए, जो साल 2021 का सबसे बड़ा आंकड़ा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 469 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है और इसी के साथ अब देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 6 लाख को पार कर गई, जबकि अब तक कोरोना से हुई मौत का आंकड़ा 1,63,000 पर पहुंच चुका है। अगर वैक्सीनेशन की बात की जाए तो अब तक भारत में 6.5 करोड़ से ज्यादा कोरोना की डोज दी जा चुकी है। आपको बता दें कि होली से पहले ही कई राज्यों में कोरोना के मामलों में तेजी दर्ज की गई थी, लेकिन अब होली के बाद हालात बेकाबू हो चुके हैं। सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है, जहां बीते दिन रिकॉर्ड 43,000 से ज्यादा केस सामने आए। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों में सरकार ने माथे पर एक बार फिर से चिंता की लकीर जो है वो खींच दी है। महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात और पंजाब समेत कई राज्य ऐसे हैं जहां कोविड-19 तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है और हर दिन रिकॉर्ड भी तोड़ रहा है। पिछले 24 घंटों में देश में 184 दिनों के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा 81,000 नए केस दर्ज हुए, जिसका असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। कई राज्यों ने अपने यहां स्कूल कॉलेज को अगले आदेश तक बंद कर दिया है। दिल्ली सरकार ने घोषणा की कि अगला आदेश जारी किए जाने तक नए अकादमिक सत्र में किसी भी कक्षा के विद्यार्थियों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। हालांकि नए अकादमिक सत्र में
शिक्षण गतिविधियों को विद्यार्थियों के लिए 1 अप्रैल 2021 से डिजिटल माध्यम से शुरू किया जा सकता है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कक्षा 8 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालय को अब 4 अप्रैल तक बंद रखने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अन्य विद्यालय में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन सुनिश्चित कराया जाए। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के मद्देनजर प्रदेश में पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। कोरोना महामारी के कारण बंद हुए दिल्ली चिड़ियाघर को करीब 380 दिन के बाद बृहस्पतिवार को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। लंबे समय के बाद वन्य जीवों का दीदार कर बच्चों और वन्य जीव प्रेमियों के चेहरे खिले नजर आए। पहले दिन 2 पालियों में 1645 पर्यटकों ने ऑनलाइन टिकट के माध्यम से प्रवेश किया। तकनीकी खामियों की वजह से पर्यटकों को टिकट बुक करने में परेशानी का सामना करना पड़ा। पहले के मुकाबले चिड़ियाघर नए रंग रूप में नजर आए। प्रवेश द्वार पर बनाए गए कलाकृतियों ने पर्यटकों का मन मोह लिया। कोविड-19 की वजह से गत वर्ष 18 मार्च को चिड़ियाघर को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। इसके बाद से चिड़ियाघर प्रशासन केंद्र की ओर से मंजूरी का इंतजार कर रहा था, लेकिन इस बीच बर्ड फ्लू के कारण चिड़ियाघर खुलने की फाइल एक बार फिर से ठंडे बस्ते में चली गई थी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। ਪੰਜ ਲੱਖ 64,000 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 4,624 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई। जानकारी के मुताबिक महारानी एलिजाबेथ का कोरोना टीकाकरण पूरा हो गया है। इसके बाद महारानी रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के एक कार्यक्रम में शामिल हुई। इसके पहले जनवरी माह में आपको बता दें, पैलेस द्वारा आधिकारिक रूप से क्वीन एलिजाबेथ और उनके पति प्रिंस फिलिप द्वारा कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज लिए जाने की जानकारी दी गई थी और यह भी कहा गया था कि वे वैक्सीन के दूसरे डोज के बारे में अलग से कोई ऐलान नहीं करेंगे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने वीडियो में कहा कि टीके से उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई और यह बहुत जल्द हो गया। जब वैक्सीन लगवाया जाता है तो सुरक्षित होने की भावना आती है, टीके से कोई नुकसान नहीं होता। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी में पुलिस ने एक भूमाफिया लेखपाल पर शिकंजा कस दिया। डीएम महेंद्र बहादुर सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। सीओ भोगांव के निर्देशन में कोतवाली और बिछवा पुलिस ने लेखपाल की 5 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली। इस दौरान लेखपाल के परिजनों को घर से बाहर निकालने के लिए पुलिस को नोकझोंक का सामना भी करना पड़ा, लेकिन महिला पुलिस की मदद से घर की महिलाओं को बाहर निकाल दिया गया और लेखपाल के मकान पर सील लगा दी गई।
संपत्ति का रिसीवर तहसीलदार को बनाया गया। आरोपी लेखपाल को पिछले दिनों पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा था। ये आज भूमि संबंधी हेराफेरी के मामले में प्रदीपेंद्र राठौर इनके साथ अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। जो ये मामला बहुत ही बड़ा भूमि हेराफेरी का था, 950 बीघे करीब लगभग। उसी मुकदमे में गैंगस्टर बना था, ये गैंग लीडर थे। आज मैनपुरी पुलिस द्वारा मजिस्ट्रेट साहब, तहसीलदार साहब के टीम के साथ 14 में जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है। लगभग 5.5 करोड़ की संपत्ति इनकी जब्त की जा रही है और भी अगर ऐसी संपत्ति मिलती है तो उसको जब्त। उत्तर प्रदेश के नोएडा स्थित शॉप्रेक्स मॉल के निर्वाणा स्पा एवं सैलून में पुलिस की टीम ने छापा मारकर वहां चल रहे देह व्यापार का खुलासा किया। पुलिस ने मौके से स्पा सेंटर के 2 संचालकों गुफरान खान और अखिलेश और 7 ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया, तो साथ ही वहां काम करने वाली 14 लड़कियों को हिरासत में ले लिया। मौके से काफी संख्या में आपत्तिजनक सामग्री और नशीले पदार्थ बरामद किए गए। पुलिस की टीम गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। नोएडा जोन के एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि शॉप्रेक्स मॉल के प्रथम तले पर निर्वाणा स्पा एवं सैलून में स्पा सेंटर के नाम पर देह व्यापार की खबर मिली, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और कई महिलाएं और पुरुष को आपत्तिजनक हालत में पाया गया। मौके से 2 संचालकों और 7 ग्राहकों को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं इसमें काम करने वाले 14 लड़कियों को भी हिरासत में लिया गया। पुलिस की टीम स्पा सेंटर के संचालक सेक्टर 71 निवासी गुफरान खान और अखिलेश से पूछताछ कर रही है। प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि वहां कई माह से देह व्यापार जारी था। वहीं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर इलाके में 4 बाइक सवार बदमाशों ने कि युवक को गोली मार दी। गोली मारकर हमलावर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत पीड़ित को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मरने से पहले उसने घटना में शामिल 2 बदमाशों के नाम बताए। पुलिस ने मरने से पहले दिए गए मृतक के बयान के आधार पर मामले में छानबीन शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। आपको बता दें, मृतक की पहचान आमिर खान के रूप में हुई, जो कि एक जूते की दुकान चलाता था। बहरहाल पुलिस हत्या में शामिल आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। खबरें अभी और भी है, हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट कर आते हैं। ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ 200 ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਫਤ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद खबर दोपहर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज ने कहा कि आर्थिक सुधार और प्रौद्योगिकी में सुधार के कारण जीएसटी कलेक्शन में सुधार हुआ है। इसके कारण कर राजस्व में इजाफा हुआ। पिछले 6 महीनों में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर राजस्व प्राप्त हुआ, जो हमारी उम्मीद से बेहतर है। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि मार्च में जीएसटी वसूली 1,23,902 करोड़ रही। यह आंकड़ा देश में जीएसटी लागू होने के बाद से अब तक का सबसे ज्यादा है। वहीं महामारी के बाद लगातार चौथी बार ये 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रहा, जो कि अर्थव्यवस्था में सुधार का संकेत है। कि 7.5 से लेके लगभग 12% शायद इसके बीच में रह सकता है। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि 7.5% ही रहेगा।
और मैं केवल रेटिंग एजेंसीज़ की बात नहीं करूँगा, IMF ने खुद कहा है कि 11-11.5% हमारा ग्रोथ रेट रहेगा। और क्योंकि लो बेस इफ़ेक्ट का भी रीज़न है और इकॉनमी भी थोड़ा सा ग्रो करेगी, तो मुझे लगता है कि हमारा अगले वर्ष अच्छा ग्रोथ रेट, इस वर्ष हमारा अच्छा ग्रोथ रेट आएगा। वित्त मंत्री जी ने भी इस पर कुछ बयान दिया है, तो मैं ये कहूँगा कि हमारा वही विचार है, क्योंकि इसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्टेट का इंटरेस्ट है, सेंटर का इंटरेस्ट है, तो इसमें जब तक दोनों पार्टीज़ इकट्ठे नहीं आएंगे हम और इन सारे इश्यूज़ का समाधान नहीं कर लेते हैं, तब तक इसको GST में इमीडिएटली लाना संभव नहीं होगा। तो ये कुछ समय लेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे इकॉनमी में ग्रोथ आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी और रेवेन्यूज़ का ग्रोथ होगा, तो इस विषय को भी जाको राखे सैया मार सके ना कोई, ये कहावत उस समय सच साबित हो गई जब समराला में पश्चिमी एक्सप्रेस ट्रेन की इमरजेंसी खिड़की से 1.5 साल की मासूम बच्ची बाहर गिर गई। समराला के नजदीक घटी इस घटना का पता चलते ही बच्ची की मां सहित ट्रेन में सफर कर रहे बाकी मुसाफिरों के होश उड़ गए। जिस समय बच्ची ट्रेन से बाहर गिरी, तब इस बच्ची की मां अपने 2 अन्य बच्चों को सीट पर छोड़कर बाथरूम गई थी। जब वह वापस आई तो उसकी 5 साल की बच्ची ने मां को बताया कि उसकी छोटी बहन माहिरा शर्मा खिड़की से बाहर गिर गई। इसका पता चलते ही बच्ची की मां ने शोर मचा दिया और ट्रेन में सवार बाकी मुसाफिरों की मदद से ट्रेन को बड़ी मुश्किल से कई किलोमीटर आगे जाकर रोका गया। घटना की जानकारी मिलते ही ट्रेन के सुरक्षा स्टाफ सहित सभी मुसाफिर बच्ची की तलाश में लग गए। बच्ची करीब 6 किलोमीटर पीछे रेलवे पटरी के साथ खेतों में मिली। फिलहाल बच्ची को इलाज के लिए समराला के कौशल अस्पताल ले जाया गया, जहां बच्ची को लगी मामूली चोटों का इलाज किया जा रहा है। वैशाली शर्मा, मैं फगवाड़े से भरतपुर जा रही थी। अच्छा। ट्रेन में पता नहीं खिड़की कैसे खुली रही, पता नहीं मुझे जी। मैं इसको वॉशरूम लेके चली गई, तो पता नहीं कि कैसे गिरी, मैंने भी इसको नहीं देखा। क्या नाम है बेटी का जो गिरी है? माहिरा शर्मा। जब आपको वापस आकर देखा तो क्या पता लगा? मुझे पता लगा, इसने बोला मेरी बेटी ने कि मम्मा माहिरा गिर गई है। फिर मैंने ट्रेन रुकवाई फटाफट से। ट्रेन रुकवा के फिर मैं, मतलब काफी लोग थे मेरे साथ, वो लोग इसको ढूंढ के लेके आए। फिर अब ठीक है? हाँ जी, ये ठीक है, अब सही है। अभी थोड़ी चोट आई है पर ठीक है। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।